अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज आते हैं हमारी कहानी की तरफ। उससे पहले लाइक और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जान-पहचान वालों के साथ। और आज की कहानी है मलिक सफदर रियाज साहब की ही। उनकी डायरी से ली हुई है। पादाश जुर्म। तो शुरू करें। चौधरी मंसफ अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। उसके नौजवान बेटे नियाज अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। मैं सुबह के 7 बजे मौके वारदात पर पहुंचा और जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद हवलदार ने मुझे बताया कि वह वारदात की इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर पहुंच गया था और उसने किसी चीज को इधर उधर नहीं किया। मकतूल अपने बिस्तर पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। बिस्तर बरामदे में बिछा था। मार्च का महीना होने के बाद मौसम ज्यादा गर्म नहीं था। बरामदे के सामने सरकंडों की भारी चेकें पड़ी हुई थी। बरामदे में एक दूसरी चारपाई भी मौजूद थी, उस पर भी बिस्तर बिछा हुआ था। पाइंती की तरफ एक खीस तह किया हुआ रखा हुआ था और चारपाई पर शिकने नहीं थे, जिससे अंदाजा होता था कि उस पर कोई सोया नहीं। मकतूल के जिस्म पर तेज धार आले के 1 दर्जन निशानात थे, गोया कातिल ने कत्ल के पुख्ता इरादे से वार किए थे। इतने ज्यादा वार कई बातों की निशानदही करते थे। अव्वल ये कि कत्ल के पीछे सख्त नफरत कार फरमा थी। दुवम, मकतूल ने कातिल को पहचान लिया था और कातिल घबराहट में वार पर वार करता चला गया। यानी मकतूल का बच जाना कातिल के हक में मौत का पैगाम साबित हो सकता था। सुवम ये कि कातिल बुज़दिल और कमजोर था। चंद वार करने के बाद उसे अपने दुश्मन की मौत का यकीन नहीं आया था। खून के धब्बे चारपाई के नीचे भी नजर आ रहे थे। दो बातें खास तौर पर काबिल तवज्जो थी। घर के दिगर अफराद करीबी कमरों में सोए हुए थे। उन्होंने मकतूल की चीखें क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात ये थी कि मकतूल खासा सेहतमंद शख्स था। उसने मज़ाहमत क्यों नहीं की? अगर वो मज़ाहमत करता तो उसकी लाश कम से कम चारपाई पर पड़ी हुई न पाई जाती। हमला आवर गालबन दो थे। एक ने मकतूल को दबाए रखा और दूसरा वार करता रहा। यह भी हो सकता है कि कातिल ने पहला वार दिल पर किया हो और वही कारी साबित हुआ। ताहम सबसे पहले ये अंदाजा लगाना था कि कातिल बाहर से आया था या घर का आदमी था। मैंने लाश पर चादर डाल दी और मकतूल के बाप चौधरी मंसब अली से पूछा, कत्ल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला था? मेरी बीवी साबरा बीबी को, उसने जवाब दिया। सबसे पहले वही उठती है। लाश देखकर उसने चीखें मारी तो सारे घर की आंख खुल गई। मैंने उसी वक्त दो आदमी थाने दौड़ाए और लाश को चादर से ढांक दिया। चौधरी की उम्र 65 साल के लगभग थी। वो ऊंचे कद काठ का सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त उसके कंधे झुके हुए थे और जवान बेटे की मौत के बाद निढाल हो रहा था। जो आदमी उसने थाने दौड़ाए थे, उनमें से एक उसका छोटा बेटा सफदर अली और दूसरा एक मजारे था, जिसका नाम गामू था। दोनों तकरीबन 6 बजे थाने पहुंचे थे। मैंने चौधरी से पूछा, आपने बाहर के दरवाजे चेक किए थे? इस सवाल का जवाब उसके बेटे सफदर अली ने दिया। सहन के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। सफदर 30-32 साल का एक खुशशक्ल नौजवान था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि कातिल बाहर से आया था। मलिक साहब, कातिल बाहर ही से आया करते हैं, चौधरी ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और गम भी। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, मैंने कहा। आपको किसी पर शक है? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसने जवाब दिया। तो मैं किस पर शक जाहिर करूं? मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है, सफदर ने कहा। आप किसी खोजी को बुलवाकर खुरे निकलवाए। मैंने पूछा, आप में से किसी ने शोर की आवाज नहीं सुनी? चौधरी ने कहा, हमें बिल्कुल कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि मैं बड़ी कच्ची नींद सोता हूँ। इस चारपाई पर कौन सोता है? मैंने मकतूल के साथ वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरा ये सवाल सुनकर चौधरी चौंका। वाज़ेह तौर पर उसके हवास पूरी तरह ठिकाने पर नहीं थे। वो अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ खैरियत से है ना? जरीना को तो हमें ख्याल ही नहीं आया। साबरा बीबी ने तेवरी चढ़ाई। उसने हमें कुछ बताया ही नहीं, सफदर पुत्र। उस उनतरी का पता तो कर। सफदर के चेहरे पर भी अचानक गुस्सा नजर आने लगा। ये तो अंदर का ही मामला लगता है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ والی چارپائی پر سونے والے بندے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ میں بھرجائی سے خود پتہ کرتا ہوں۔ جوان ٹھہر جاؤ ذرا، میں نے اسے روکا۔ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ لینے دو۔ کیا زرینہ اس چارپائی پر سوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی، روز ہی ادھر سوتی ہے، صابرہ بی بی نے جواب دیا۔ صدمے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں صابرہ بی بی کو بیٹھک میں لے گیا اور کہا، ذرا تسلی سے ساری بات بتائیں۔ جب آپ نے بیٹے کی لاش دیکھی تو کیا اس وقت بہو اپنے بستر پر موجود تھی؟ صابرہ بی بی نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، میں مر جاواں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی تھی تو اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی جی؟ چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی، اس نے جواب دیا۔ زیادہ غلطی میرے خاوند کی ہے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز علی کی شادی میں بعض وجوہ کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے ایک کم حیثیت خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبداللہ تھا۔ یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا زمیندار تھا۔ منصب علی نے اپنی بیٹی کو صوفی کے بیٹے رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی زرینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ فیقے نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، صابرہ بی بی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو ان کے گھر میں تنگی ہے، دوسرے عشرت کی ساس بہت فضول عورت ہے، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے اور بیٹا بھی ماں کا ایسا لاڈلا ہے کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ اونچی حیثیت کے مالک تھے، دوسرے رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اسے یعنی زرینہ کو زیادہ تنگ کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ رفیق کی بہن زرینہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا زرینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا، لیکن وہ ذرا سی بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ زرینہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن نیاز اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اس لیے نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت میکے میں بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے کہ نیاز علی کو زرینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے، ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ؟ ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی یار کے ساتھ یہ کام کیا ہو یا کروایا ہو۔ اس نے بلا تعمل اپنی بہو پر الزام لگا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ وہ بات بتائیں جو آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ کو اپنی بہو زرینہ پر شک ہے تو اس شک کی کوئی وجہ بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ آپ معلوم کریں۔ اس کو 2-4 دن تھانے میں رکھے، سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دیا اور چودھری کو اندر بلا کر کہا، چودھری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر ہی سے آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا ہی کوئی آدمی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ابھی زرینہ سے بات کر رہا تھا مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بس روئے چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اسی پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وہ زرینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، اپنی بہو کو یہاں بلائے۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور سکینہ کو بیٹھک میں بھیج دینے کے لیے کہا۔ چند ساعت کے بعد صابرہ بی بی زرینہ کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے زرینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ زرینہ کو مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکی نے زرینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نقوش والی ایک بدمزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی تنگ پیشانی تھی اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں زرینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید اور عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے کے دونوں جانب لٹک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ اس کے رونے دھونے پر نہ جائیں، صابرہ بی بی نے کہا، یہ مکر کر رہی ہے، اس کو ذرا دبکا شپکا لگائیں، 1 منٹ میں سب کچھ اگل دے گی۔
बीबी, आप मुझे तरीके न समझाएं, मुझे सारे तरीके आते हैं। मुझे अपने तौर से काम करने दें और इसको छोड़ दें, ये कहीं नहीं जाएगी। दोनों औरतों ने लड़की को छोड़ दिया। वो वहीं दरी पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मैंने चौधरी से कहा, फिलहाल इसे एक अलग कमरे में बिठाएं और घर में सबको बता दें कि कोई शख्स इसके साथ कोई सवाल जवाब ना करे। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, साबरा बीबी ने गुस्से से कहा। हमारा पुत्र कत्ल हो गया है और हम सवाल जवाब भी ना करें। कानून यही कहता है चौधरानी, मैंने कहा। जुर्म की तफ्तीश करना पुलिस का काम है। अगर आपको कुछ मालूम है तो आप मुझे बताएं। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। चौधरी ने मेरी हिदायत के मुताबिक जरीना को अलग कमरे में बैठा दिया। मैंने दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू किया। चौधरी साहब, आपने अपनी बीवी की बातें तो सुन ली हैं, अब आप अपनी बात करें। क्या आपको भी अपनी बहू पर शक है? शक वाली बात तो है, उसने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि बंदा कत्ल हो जाए और साथ वाले बिस्तर पर सोने वाले को खबर तक ना हो, जागने के बाद भी ना पता चले? क्या आपको यकीन है कि जरीना गुज़िश्ता रात बरामदे में सोई थी? हर रोज बरामदे में ही सोती है, रोजाना की बात नहीं करें, कल रात की बात बताएं। मैंने तो नहीं देखा, मगर सब यही कहते हैं कि वो गुज़िश्ता रात भी बरामदे में सोई थी। इस बात को छोड़ें, मैं खुद चेक कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बहू का अपने शौहर से कोई तनाज़ा चल रहा था? तनाज़ा तो कोई खास नहीं था। 2-4 रोज पहले दोनों में कोई झगड़ा हुआ था। जरीना मैके जाना चाहती थी, नियाज अली ने उसे इजाजत भी दे दी थी, लेकिन शाम को जरीना ने मैके जाने से इनकार कर दिया। इस पर नियाज अली को बड़ा गुस्सा आया और दोनों में तू तकार हो गई थी। क्या आपके ख्याल में इतनी सी बात पर कोई औरत अपने शौहर को कत्ल कर सकती है? मलिक साहब, अगर ये बात आप किसी और मौके पर पूछते तो मैं इनकार में जवाब दे देता, लेकिन मेरे बेटे की लाश बाहर पड़ी है, मैं कैसे अपनी बहू को बरी करार दे सकता हूँ? चौधरी साहब, बंदे के 100 सज्जन होते हैं तो 2-4 दुश्मन भी होते हैं। आप किसी और दुश्मन के बारे में भी तो सोचें। मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शादी नियाज अली के पसंद से हुई थी। उसने जरीना को कहीं देख लिया था और जिद करके शादी की थी। जरीना नियाज अली से उम्र में आधी है। ये इस शादी पर राजी नहीं थी। उसने कहीं और आंख लड़ा रखी थी। नियाज अली ने जरीना के भाई रफ़ीक से बात की और रफ़ीक ने बहन को समझा बुझाकर शादी के लिए राज़ी किया। मैंने कहा, और रफ़ीक इसलिए राज़ी हो गया था कि आपने अपनी बेटी देने का उसे वादा कर लिया था। ये बात की बात है, ये सारी बातें बाद में हुई थी और ये अलग मामला है। जरीना ने अगर खुद नियाज अली को कत्ल नहीं किया तो किसी से करवाया है। आप इस लड़की की शक्ल और सूरत पर न जाएं। ऐसी खूबसूरत लड़कियां अंदर से बहुत ख़तरनाक होती हैं। जरीना ने मेरे बेटे को कभी अपना खाविंद तस्लीम नहीं किया था। ये शुरू से ही मौके की ताक में थी। उसकी बात में खासा वजन था। अब देखने वाली बात ये थी कि इस इल्जाम में कहाँ तक हकीकत थी और वो कौन था जिससे जरीना ने आंख लड़ा रखी थी। मैंने पूछा, चौधरी साहब, क्या आप उस नौजवान का नाम बता सकते हैं जिससे जरीना ने आंख लड़ा रखी थी? मैं अपने बेटे से पूछकर बताता हूँ, उसने कहा। फिर सफदर अली को अंदर बुलाया और उससे जरीना के मुबैना आशना का नाम पूछा। वो लोहारों का बेटा छीमा नहीं है? सफदर अली ने जवाब दिया। उसके साथ था इसका चक्कर। सही नाम क्या है उसका? मैंने पूछा। नाम तो सलीम है जी, मगर सब उसको छीमा लोहार कहते हैं। मैंने सलीम उर्फ छीमे लोहार का पता नोट कर लिया। फिर पूछा, घर में इस वक्त कितने अफराद हैं? घर में इस वक्त बच्चों के अलावा 6 अफराद हैं, चौधरी ने जवाब दिया। 4 से तो आप मिल ही चुके हैं। उनके अलावा मेरी एक छोटी बहू और बेटी है। 2 मुलाजिम इनके अलावा हैं। मुलाजिमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे मुलाजिम ऐसी जुरात नहीं कर सकते। फिर भी मैं मुलाजिमों से बात करना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने कहा, लेकिन पहले आप अपनी छोटी बहू और बेटी को बुला लाएं। सफदर अली अंदर जाकर दोनों को बुला लाया। बेटी वही थी जो थोड़ी देर पहले अपनी माँ के हमरा जरीना को पकड़कर बैठक में लाई थी। उसका नाम इशरत मालूम हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम रफीक की बीवी हो? उसने इस बात में सर हिलाया। यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं? 4 दिन। मैंने पूछा, क्या तुम राजी खुशी यहाँ आई हो? उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कभी कोई औरत राजी खुशी भी खाविंद का घर छोड़ती है? मैंने अंदाजा लगाया कि वो जुबान की तेज और कदरे अहमक लड़की थी। ये तो तुम सच कहती हो। मैंने उसकी तायद की और फिर पूछा, खाविंद से तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? फसाद की जड़ मेरी सास है। रफीक इसके इशारों पर चलता है और खुद तो हर वक्त
बिस्तर पर पड़ी रहती है और चाहती है कि मैं सारा दिन उनके गंध धोती रहूं, हांडी रोटी करूं, बर्तन धोऊं, सफाई करूं, कपड़े धोऊं, क्या क्या करूं। इंसान हूं मैं हूं। उस फाता कुटनी को भी तो चाहिए कि कुछ करे। आप ही बताइए उसे कुछ करना चाहिए या नहीं। इंसान को इंसाफ की बात करना चाहिए। उस दिन मैंने खाने के बाद अपनी सास को बर्तन धोने के लिए कह दिया। बस इतनी सी बात पर रफीक ने आसमान सर पर उठा लिया। कहने लगा मैं होती कौन हूँ उसकी माँ को काम का कहने वाली। माँ भी बकबक करने लगी। मैंने कहा मुझसे ये इतना बड़ा टब्बर नहीं संभाला जाता। माँ का बहुत ख्याल है तो नौकर रख लो। मैंने पूछा घर में कोई नौकर नहीं है? नौकर, उसने निखवत से कहा। हांडी कोंडी चाट कर गुजारा करने वाले क्या खाक नौकर रखेंगे? जमीनों की सारी कमाई तो वो जुए में हार जाता है। तुम्हारा मतलब है रफीक जुआ खेलता है? जुआ भी खेलता है और कभी कभी नशा भी करता है। नियाज भाई की उससे वहीं पर दोस्ती हुई थी। वो बेख्याली में ऐसी बात कह गई थी जो शायद वैसे में ना बताती। यानी ये कि इसका मकतूल भाई भी जुआ खेलता था। मैंने पूछा क्या तुम्हारे झगड़े का असर तुम्हारी भरजाई पर भी पड़ता था? नहीं जी, मेरा भाई बहुत शरीफ था। वो जरीना को बहुत खुश रखता था। अब यही देख लें, मैं 4-5 रोज से यहाँ पड़ी हूँ। अगर नियाज भाई गैरत, मेरा मतलब है कि ऐसा वैसा आदमी होता तो उसी रोज जरीना को घर से निकाल बाहर करता। ये तो कोई बात ना हुई। वट्टे सट्टे की शादी में तो यही होता है जी। तुम्हारे ख्याल में नियाज अली के कत्ल में किसका हाथ है? जरीना का और किसका? उसने खट से जवाब दिया। अगर उसने ये हरकत खुद नहीं की है तो किसी बदमाश से करवाई है। ये कैसे हो सकता है कि आदमी कत्ल हो जाए और साथ सोई हुई औरत को पता भी न चले? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जरीना बरामदे में सोई थी? लो जी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सारा घर जानता है कि जरीना बरामदे में सोती है। लेकिन उसके बिस्तर पर तो एक भी शिकन नहीं थी। केस भी तय किया वही रखा था। ये कौन सा मुश्किल काम है। उसने अपना काम मुकम्मल करके बिस्तर ठीक कर दिया होगा और खुद कमरे से चली गई होगी। मैं इसकी भाभी की तरफ मुतवज्जा हुआ। कहने को वो छोटी भाभी थी लेकिन उम्र में जरीना से 5-6 साल बड़ी लगती थी। उसका नाम सादका था। वो खिलते हुए रंग की एक खुशशक्ल औरत थी मगर जरीना के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो शोर सुनकर उठी थी और इससे ज्यादा उसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने महसूस किया कि वो इशरत के सामने खुलकर बात करते हुए घबरा रही थी। तो मैंने इशरत को वापस भेज दिया और उससे पूछा जरीना गुज़िश्ता रात कहाँ सोई थी? मुझे पक्का पता नहीं है जी, उसने जवाब दिया। परसों मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा हुआ था, इसलिए हो सकता है कि जरीना अंदर कमरे में सो गई हो। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? हाँ जी, जिस दिन मियाँ बीवी में नाराजगी होती थी उस रात जरीना अलग सोती थी। झगड़ा किस बात पर हुआ था? भाई नियाज जरीना को मैके भेजना चाहता था मगर वो जाने पर तैयार नहीं थी। क्या वो खुशी से भेजना चाहता था या नाराजगी से? खुशी से भेजता तो वो फौरन चली जाती। मेरे इस्तिफसार पर उसने झगड़े की कुछ तफसील बताई। ये तफसील मैं आपको जरीना के बयान के साथ मिलाकर बताऊंगा। तफसील एक ही है लेकिन बताने वाले दो हैं। मैंने सादका से पूछा क्या नियाज अली जरीना को मारता था? उसने गहरा सांस लेते हुए कहा औरतें तो होती ही मार खाने के लिए हैं जी। मार तो मुझे भी पड़ती है लेकिन जरीना की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जिस रोज मेरी ननद अपने खाविन से नाराज होकर घर आती थी उस रोज जरीना की कमबख्ती आ जाती थी। इधर इशरत मुंह फुलाए घर में दाखिल होती, उधर भाई नियाज ने जूता उतारा। मेरा नाम नहीं लेना जी, इन लोगों में तकब्बुर बहुत है। उसने मुझे और भी बहुत कुछ बताया था मगर इस कहानी का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ देता हूँ। सादका को फारिग करने के बाद मैंने जरीना को बैठक में बुला लिया और कहा जरीना बीबी, इस कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम जो कुछ बताओगी वो मुझ तक रहेगा, इसलिए कोई बात छुपाने की कोशिश न करना। वो सिसकियां लेते हुए कमरे में दाखिल हुई थी और सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई थी। उसका चेहरा उसके खुले बालों ने छुपा रखा था। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे मालूम है कि परसों तुम्हारा अपने खाविन से झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए और भर्राई हुई आवाज में बोली, यहाँ तो जी रोजाना ही झगड़ा होता है। सारा कसूर मेरे भाई का है, जिसने जानते बूझते मुझे इस जहन्नुम में डाल दिया है। मेरे सवालात के जवाब में उसने जो वाकया बताया वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें सादका के बयान करदा तफसील भी शामिल है। जरीना ने बताया कि उसकी ननद इशरत एक कामचोर और मुंहफट औरत थी। जरीना का भाई उससे दबकर रहता था और उसे किसी काम के लिए नहीं कहता था। इसके बावजूद इशरत जलती कूदती रहती थी और अपनी सास या अपने खाविन से लड़ झगड़ कर मैके आ जाती थी।
اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ اسے یعنی زرینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ زرینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا لائے۔ 4 روز پہلے عشرت ٹیسوے بہاتی ہوئی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنے سسرال اب کبھی نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے اس بے غیرت بھائی سے کہو فوراً یہاں آئے اور میری بہن سے معافی مانگے۔ مجھے یہ روز روز کا تماشا اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا۔ وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی۔ یہ ہماری نرمی کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں پر خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ پہلے ہی روز سختی کرنا چاہیے تھی۔ زرینہ نے پوچھا میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ جا، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ زرینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ زرینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا۔ یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک فیکا یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا ہے، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتے ہی نیاز علی نے زرینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے میری ماں کے سامنے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں اور رسید کی اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ جان دے دوں گی پر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرینہ نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اب میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا کہ وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، زرینہ، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہے، وہ کہتی ہے کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ میرا کوئی قصور بھی تو ہو؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم فیکے کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، کچھ روز کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، نیاز علی نے کہا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کے زرینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، نیاز علی نے مزید کہا۔ اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ زرینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تک تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تعامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتا چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ زرینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھی رہی اور اس سے باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان ہے اور وہ خاصا بدنام شخص تھا اور کئی غیر قانونی کام کرتا تھا۔ پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا،
نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی مدد سے کئی مشکل کیس حل ہو گئے تھے۔ اس لیے اس کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کاموں کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا۔ اس کے غیر قانونی کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی شامل تھا اور یہی اس کی آمدنی کا اصل ذریعہ تھا۔ بہرحال یہاں اس کی بیوی حشمت کا ذکر ہو رہا تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ سے 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے کے لیے زرینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زرینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی اور نہ ہی میرا نام لوگی۔ زرینہ نے وعدہ کر لیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے سے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ زرینہ نے گھبرا کر کہا، ماسی کیا بات ہے؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ زرینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے زرینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ زرینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ زرینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات پر اصرار تھی۔ پتہ نہیں وہ کس نیت سے اسے پرائمری اسکول کی طرف بلا رہا تھا۔ شاید اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت بی بی کی باتوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد زرینہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور ننند کے کمرے گئی اور واپس آ گئی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ چوتھی مرتبہ وہ اس ارادے سے ساس کے کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کیے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ زرینہ متذبذب انداز میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اس کے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر ہی دبا دیں۔ بہو کو آواز دے کر بلا لو، صابرہ بی بی نے کہا، نیاز علی تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ زرینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر سسر کے پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ ساس نے ناک سکوڑ کر کہا، پہلے تو تیرے کان میں کبھی ہماری آواز نہیں پڑی۔ چودھری بہو کی حمایت کرتے ہوئے بولا، ہر وقت ٹوکا ٹاکی نہ کیا کر، کبھی کسی کی اچھائی بھی دیکھ لیا کر۔ زرینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی زرینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی وہاں انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی نہیں، زرینہ نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے اس لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا، نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ زرینہ نے قدر ہمت سے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ نیاز علی دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ زرینہ نے کہا۔ پھر قدر توقف کے بعد بولی، میرا میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن آپ ہی کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی۔ رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا۔ جا جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات، یہی واردات والی رات، نیاز علی نے زرینہ کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا۔ تاہم زرینہ ڈری ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت نیاز علی اسے روانہ ہونے کا حکم دے دے۔ لہٰذا رات کے کھانے کے بعد اس نے بیرونی دروازے بند کیے اور اندر جا کر ساس کے پیر دبانے لگی۔ نیاز علی نے ایک دفعہ کمرے میں نظر ڈالی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا تھا۔
चौधरी, जो बैठक में अपने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, तकरीबन 1 घंटे के बाद अंदर आया और बोला, "बाहर का दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया?" "मैं खुद बंद करके आई थी," ज़रीना ने कहा। इसके बाद तो ना कोई बाहर गया और ना कोई अंदर आया। अच्छी तरह देखभाल कर दरवाज़ा बंद करने चाहिए। सास ने तंबी की। अब सोने से पहले एक बार फिर देख लेना। ज़रीना को पूरा यकीन था कि उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी थी। लेकिन उसका ससुर भी गलत नहीं हो सकता था। तकरीबन 10:30 बजे वो अपनी सास के कमरे से निकली। उस वक़्त सारा घर सो चुका था। नियाज़ अली भी सो रहा था। ज़रीना कुछ देर अपनी चारपाई पर बैठी सोचती रही। गुज़िश्ता 2 रोज़ से उसके शौहर का रवैया अजीब-सा था। फिर उसे हशमत की बात भी याद आ गई कि अगर घर से बाहर निकली तो ज़िंदगी भर वापस नहीं आ सकेगी। पता नहीं उसका शौहर क्या-क्या मंसूबे बना रहा था। उसके दिल में ये ख़्याल बार-बार आता था कि नियाज़ अली उसे कत्ल करने का फ़ैसला कर चुका है। अचानक उसे नियाज़ अली से खौफ़-सा महसूस होने लगा। वो ख़ामोशी से उठी और अंदर जाकर सो गई। उसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, "ज़रीना, जो कुछ तुमने बताया है, उससे तुम्हारी पोज़ीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसा कि तुमने कहा था कि तुम्हें यकीन हो गया था कि नियाज़ अली तुम्हें ठिकाने लगाना चाहता है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मैं ये सोच सकता हूँ कि तुमने अपनी हिफाज़त के ख़याल से नियाज़ अली को कत्ल कर दिया या करवा दिया था। थानेदार साहब, मैंने आपको सारी बात सच-सच बता दी है। इसके बावजूद अगर आप मुझे मुजरिम समझते हैं तो बड़ी खुशी से गिरफ्तार कर लें।" मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, "सलीम लोहार को जानती हो?" "जी, अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग उसका नाम लेकर मुझे बदनाम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। मेरा सलीम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारा पड़ोसी है और शरीफ लड़का है। शादी के बाद उससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी?" "कभी नहीं। शादी से पहले भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके माँ-बाप ने मेरा रिश्ता माँगा था। चूँकि लड़का पढ़ा-लिखा और शरीफ है, इसलिए मेरा बाप राज़ी था, लेकिन माँ नहीं मानती थी। बस इतनी सी बात है। क्या तुम्हें सलीम पसंद था?" "माँ-बाप की पसंद मेरी पसंद है। मुझे हीर या शीरीन बनने का कोई शौक नहीं है।" वो लड़की मज़बूत इरादे की मालिक मालूम होती थी। मैंने इस सारी तफ्तीश से अंदाज़ा लगाया कि नियाज़ अली के कत्ल की मुहर्रिक इन्हीं वाक़यात के अंदर पोशीदा है। घर के अफ़राद के बयानात सुनने के बाद मैंने मुलाज़िमों से भी पूछगछ की। वो मिस्कीन और कमज़ोर अफ़राद थे। वो इर्तिकाब कत्ल के काबिल नहीं लगते थे। वो अपनी खोली में सोए हुए थे और कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ज़ाब्ते की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैंने खून आलूद बिस्तर अपनी तहवील में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ज़रीना और सादका के बयानात से एक ये बात सामने आई थी कि नियाज़ अली और रफ़ीक जुआ खेलते थे। ज़रीना के बयानात में शमशेर खान और उसकी बीवी हशमत का ज़िक्र भी था। शमशेर खान जुए का अड्डा चलाता था। इस एतबार से नियाज़ अली और शमशेर खान में जुआ कद्र मुश्तरक था। अब देखना ये था कि इस मामले से शमशेर या उसकी बीवी का क्या ताल्लुक था। थाने पहुंचकर मैंने एक हवलदार से कहा कि वो शमशेर को थाने बुला लाए। फिर खुद रफ़ीक से मिलने के लिए रवाना हो गया। रफ़ीक उर्फ फीके की उम्र खिलाफ़े तवक्का 30 और 35 साल के दरमियान थी। वो गंदमी रंगत का आम सा शख्स था। उसके नकुश में कोई कशिश नहीं थी। मैंने सोचा कि इशरत जैसी लड़की के लिए ऐसा ही नौजवान मौजू था। वो चौधरी मनसब अली के घर गया हुआ था और मेरी आमद से थोड़ी देर पहले ही वापस पहुंचा था। उसने मुझे बैठक में बैठाया और लस्सी पानी का पूछा। "लस्सी पानी फिर सही," मैंने कहा। "मैं तुमसे चंद बातें करने आया हूँ। नियाज़ अली के कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है?" "जनाब, मैं क्या बता सकता हूँ?" उसने जवाब दिया। "मैं तो उसकी बहन से शादी करके पछता रहा हूँ।" "अच्छा, पछतावे की क्या वजह है?" उसने इशरत की बदज़ुबानी और कामचोरी की लंबी-चौड़ी तफ़सील बताने के बाद कहा, "जनाब, इंसान शादी इसलिए करता है कि उसे कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन मेरी बीवी ने तो हमारा अपना सुकून भी छीन लिया है। किसी छोटे-बड़े की इज़्ज़त नहीं करती, इंसान को खड़े-खड़े बेइज़्ज़त कर देती है। हर वक़्त अपने बाप की दौलत की कहानियाँ सुनाती रहती है। काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। मेरी माँ को नौकरानी समझती है, उस पर हुक्म चलाती है। अगर मेरी बहन ज़रीना का मामला बीच में ना होता तो मैं उसे कब का तलाक दे चुका होता।" मैंने पुरख़याल लहज़े में कहा, "अब तो बहन का मामला बीच में से निकल गया है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। तुम गुज़िश्ता रात कहाँ थे?" उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। "मैं अपने घर में था।" मैंने कहा, "तुम्हें ये बात यकीनन मालूम होगी कि नियाज़ अली तुम्हारी बहन पर ज़ुल्म करता था। तुमने उसे इस हरकत से बाज़ रखने के लिए क्या कार्रवाई की थी?" "जनाब, मियाँ बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है। ख़ास तौर पर जब लड़के वाले ऊँची हैसियत वाले हों,
تو इंसान बेबस हो जाता है। इशरत की वजह से ज़रीना ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। हमने उसे कई बार कहा था कि वो घर में बैठ जाए, मगर वो मानती ही नहीं थी। कहती थी कि अब उसका जीना मरना उसी घर में होगा। और जहाँ तक नियाज़ अली का ताल्लुक था, वो इस मामले में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बातों के दौरान मैंने उसके हाथों का मुआयना किया, मगर उसके हाथों में ज़ख्म या खिराश का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, ये शादी किस तरह हुई? उसने मुख्तसर सी तफसील बताई। बाद में मुझे बाज़ दूसरे लोगों की ज़ुबानी इस ज़मन में मज़ीद बातें मालूम हुई। मैं ये सारी तफसील यकजा करके आपके सामने पेश करता हूँ। मकतूल नियाज़ अली एक औबाश आदमी था। शराब, जुआ उसकी रोज़मर्रा के मशागिल में शामिल थे। इसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सी बुराइयां थीं। शमशेर खान का अड्डा उसका ख़ास ठिकाना था। उसकी इन बुराइयों की वजह से कोई शख्स उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। खुद उसे भी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। रफ़ीक उर्फ फ़ीका भी शमशेर खान के अड्डे पर जाता था, मगर वो ज़रा मोहतात था। हफ्ते में एक आध बार ही उधर जाता था। जुआ भी खेलता था, मगर थोड़े से पैसे लगाता था। ताहम बदनाम वो भी था। उसको भी कोई अपनी लड़की नहीं देता था। यहाँ पर मैं नियाज़ अली की बहन इशरत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरह गरीब के घर में हसीन लड़की मसला बन जाती है, उसी तरह अमीर के घर में बदसूरत लड़की मुश्किल का बास होती है। दौलतमंद खानदान की बदसूरत लड़की को उसके मयार का रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहाँ तक इशरत का ताल्लुक था, वो बदसूरत के अलावा सीरत से भी मार खा गई थी। उसकी बदमिजाजी और अक्खड़पन की वजह से कोई अच्छा खानदान उसका रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। चौधरी मनसब अली बेटी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। चौधरी अक्सर अपने बेटों से कहता रहता था कि उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें। नियाज़ अली अपने हाल में मस्त रहने वाला आदमी था। उसने कभी बहन की परवाह नहीं की थी। लेकिन एक रोज़ उसने फ़ीके की बहन ज़रीना को देख लिया और पहली ही नज़र में उस पर लट्टू हो गया। पहले उसने लड़की को अपने तरीके से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ पर लंबी तफसील है, मगर मैं इसमें तिवालत के ख्याल से उसको छोड़ देता हूँ। इस इसना में उसे पता चला कि ज़रीना फ़ीके की बहन है और फ़ीके के साथ उसका उठना बैठना था। अगर वो बराह रास्त ज़रीना का रिश्ता मांगता तो शायद उसे कामयाबी न होती। इसलिए उसने फ़ीके की कमज़ोरी पकड़ी। उसे मालूम था कि उसी की तरह फ़ीके की शोहरत भी अच्छी नहीं है और कोई उसे रिश्ता नहीं देता। एक शाम नियाज़ अली फ़ीके को एक तरफ ले गया और कहा, यार फ़ीके, मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहता हूँ। फ़ीके ने उस रोज़ जुए में कुछ रकम जीती थी और बड़ी तरंग में था। क्या बात है चौधरी नियाज़ अली? उसने कहा। कोई पैसों वैसों की ज़रूरत तो नहीं? पैसे अल्लाह के फजल से बहुत हैं, नियाज़ अली ने कहा। मैं तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर फ़ीका खुश हुआ और हैरान भी हुआ। चौधरी, तुम्हें मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? बात यह है कि मेरी एक छोटी बहन है, नियाज़ अली ने कहा। बाज़ घरेलू मसलों की वजह से उसकी वक्त पर शादी नहीं हो सकी। मेरा मतलब है कि उसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तुम समझदार और शरीफ आदमी हो। अच्छी तरह सोच लो, मैं जुआ खेलता हूँ, फ़ीके ने कहा, और तुम्हारे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी। ओह यार, जुआ तो मैं भी खेलता हूँ। इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है और घर वालों को ये बताने की ज़रूरत भी क्या है। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन एक बात सुन लो, पहले अपने घर वालों से बात कर लो। ये ना हो कि वो मेरी माँ की बेइज्जती कर दें। नियाज़ अली सोचने की अदाकारी करते हुए बोला, ये तो तुम सही कहते हो। घर वालों को राज़ी करना ज़रा मुश्किल होगा। असल में अब्बा जी मेरी और इशरत की वट्टे सट्टे की शादी करना चाहते हैं। उन्होंने एक ख़ानदान देख भी लिया है, जहाँ मेरा भी रिश्ता हो जाएगा और इशरत अली का भी। लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। फिर उसने चालाकी से असावा करते हुए कहा, अगर तुम्हारी कोई बहन हो तो बआसानी बात बन सकती है। फीके ने कदर तामुल करते हुए कहा, बहन तो है, मगर उसकी उम्र बहुत कम है। शादी के काबिल तो है ना? शादी के काबिल तो है, मगर तुमसे आधी उम्र की होगी। उम्र की फिक्र नहीं करो, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। वो हमारे घर में ऐश करेगी, ऐश। कदर तवक्कुफ के बाद उसने कहा, बहन तो मेरी भी ज्यादा उम्र की नहीं है, तुमसे कम से कम 10 साल छोटी होगी। अच्छा, मैं घर में बात करूंगा। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी, जरा जोर लगाना पड़ेगा। ये बातचीत 2-3 हफ्ते तक चलती रही और बिला आखिर दोनों ने अपने अपने वालदैन को वट्टे सट्टे की शादी पर राजी कर लिया। बल्कि हकीकत ये थी कि चौधरी मनसब अली तो पहले ही रोज राजी हो गया था, बल्कि वो खुश भी हुआ था कि उसके सर से बोझ उतरा।
असली कोशिश फीके को करना पड़ी थी। उसके माँ-बाप बड़ी मुश्किल से और बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद राज़ी हुए थे। नियाज़ अली ने वादा किया था कि वो ज़रीना के नाम जायदाद लगा देगा और उसे हर तरह से खुश रखेगा, लेकिन वो चंद माह से ज़्यादा इस वादे को ना निभा सका। फीके की बात ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, क्या नियाज़ अली शादी के बाद भी जुआ खेलता था? जुआ भी खेलता था और नशा भी करता था। लेकिन मैंने शादी के बाद इस बुराई को आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ दिया था। नियाज़ अली के घरवाले कहते हैं कि कत्ल तुम्हारी बहन ने किया है। ज़रीना ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। वो अपने ख़ाविन को बहुत ऊँचा दर्जा देती थी। हालाँकि नियाज़ अली इस पर बहुत ज़ुल्म करता था, लेकिन वो उसके खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। सुना है कि शादी से पहले उसका सलीम लोहार से दोस्ताना था। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन वो अपने जोश पर काबू पाते हुए बोला, मलिक साहब, मेरी बहन पाक दामन लड़की है। वो ऐसी बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। छीमा लोहार हमारा पड़ोसी है और हमारे साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो 10 जमातें पढ़ा हुआ है और शरीफ लड़का है। उसकी माँ रिश्ते के सिलसिले में हमारे यहाँ आई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। हमें बाद में बहुत अफसोस हुआ था। लोगों का ख्याल है कि तुमने अपने मतलब निकालने के लिए जरीना की नियाज से शादी करवाई थी। मैंने इसका रद्द अमल देखने के लिए कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर पूछा, छीमे लोहार की शादी हो गई है? अभी नहीं। उसका तुम लोगों के साथ मेल-जोल तो होगा? हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो ज़रीना पर होने वाली ज़्यादतियों का सुनकर अफ़सोस तो ज़रूर करता होगा। उसने जवाब देने के लिए थोड़ा-सा तामुल किया, फिर बोला, हमारी आपस में इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं है। जिस रोज़ इशरत नाराज़ होकर अपने घर गई थी, उसके दूसरे रोज़ नियाज़ अली ने ज़रीना को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तुमने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की थी? हमें इस बात का इल्म बाद में हुआ था। परसों रात को नियाज़ अली ज़रीना को यहाँ पहुँचाने का इरादा रखता था। तुम्हें ऐसी कोई इत्तला मिली थी? उसने इनकार में जवाब दिया। मैंने उससे सलीम लोहार का अता-पता पूछा और वहाँ से रुखसत हो गया। सलीम लोहार 26-27 साल का एक खुशशक्ल और मजबूत नौजवान था। वो अपने बाप की दुकान पर काम करता था, जहाँ लोहे की बाल्टियाँ, कढ़ाइयाँ, हमाम अंगीठियाँ, छुरियाँ और चिमटे वगैरह फरोख्त होते थे। दुकान के पिछले हिस्से में छोटा सा कारखाना भी था, जहाँ 2-3 कारीगर सामान तैयार कर रहे थे। सलीम से रस्मी बातचीत के दौरान मैंने देखा कि उसकी बाईं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी देखकर मेरे दिल में शक पैदा हुआ। मैंने सोचा कि उसे ज़रीना पर होने वाले ज़ुल्म का हाल मालूम था। हो सकता है उसने हमदर्दी और मोहब्बत से मगलूब होकर ज़रीना के ज़ालिम शौहर को कत्ल कर दिया हो। और कोई अजब नहीं था कि इस काम में उसे ज़रीना का ताउन भी हासिल रहा हो। इस ज़मन में चौधरी के घर के बैरूनी दरवाजे का खुला पाया जाना भी काबिल गौर था। ज़रीना का कहना था कि उसने दरवाज़ा अंदर से खुद बंद किया था, जबकि चौधरी को दरवाज़ा खुला हुआ मिला था। फिर ऐन वारदात वाले रोज़ ज़रीना का बरामदे में न सोना भी बासे शक था। मुझे देखकर सलीम का बाप, जो पिछले हिस्से में काम कर रहा था, दुकान में पहुंच गया। उसकी कमर कदरे झुकी हुई थी। गालबन वो भट्टी के सामने से उठकर आया था। मैंने सलीम से कहा, मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। सौ बिस्मिल्लाह जनाब, जरूर पूछे। उसने बज़ाहिर खुशदिली से कहा, मगर उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। उसका बाप भी परेशान नजर आने लगा। बोला, क्या बात है जनाब, क्या इससे कोई गलती हो गई है? हम एक केस की तफ्तीश कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करनी है। जनाब, मेरा पुत्र किसी ऐसी वैसी मजलिस में नहीं बैठता। मेरे साथ जो हवलदार था उसने कहा, चाचा जी, इंक्वायरी तो करनी ही पड़ती है। मेरा इरादा तो यही था कि सलीम से दुकान पर ही चंद बातें पूछ लूं और वापस चला जाऊं, लेकिन उसकी घबराहट और हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर मैं उसे थाने ले गया। जिस एएसआई को मैंने शमशीर खान को बुलाने के लिए भेजा था, वो खाली वापस आ गया। शमशीर खान उसे नहीं मिला था। उसकी बीवी ने कहा था कि वो कस्बे से बाहर गया हुआ है। सलीम लोहार को मैंने बाहर बिठा दिया था और हंगामी नौयत के काम निपटाने में लग गया था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब फुर्सत मिली तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया। इस अरसे में वो खासा नर्वस हो चुका था। मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और पूछा, झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं जनाब, इंशाल्लाह सच ही बोलूँगा, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, फीके की बहन ज़रीना को जानते हो? वो ज़रा-सा झिझका, फिर बोला, जानता हूँ जी। तुम उसको पसंद करते हो? जनाब, इसकी तो शादी हो चुकी है। शादी से पहले पसंद करते थे? उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। थोड़ा बहुत पसंद करता था जी। ज़रीना भी तुम्हें पसंद करती थी? उसने जवाब देने में थोड़ी देर लगाई। मैंने सख्ती से पूछा, कुछ छुपाने की कोशिश न करना। ज़रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं पूरी कहानी सुनकर आ रहा हूँ। जी हाँ, उसने जवाब दिया। वो भी पसंद करती थी। मुलाकातें कहाँ होती थी। वो कभी-कभी हमारे घर आ जाती थी।
آج کل کہاں ہوتی ہیں ملاقاتیں؟ آج کل جی، بات لمبی کرنے کی کوشش نہیں کر، سیدھا جواب دے، زرینہ تجھے کہاں ملتی تھی؟ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی ہے، 4 روز پہلے بھی آئی تھی جب جی آئی تھی، کیا بات چیت ہوئی تھی؟ میری ماں سے باتیں کرتی رہی تھی، کہہ رہی تھی نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا ہے، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ لوہے کی چادر کا کنارہ لگ گیا تھا، میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا، انگوٹھے کے نچلے حصے میں ہتھیلی پر تقریباً 2 انچ لمبا گہرا زخم موجود تھا، جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے کا ہی زخم لگتا تھا۔ یہ لوہے کی چادر کا زخم نہیں ہے، میں نے کہا۔ یہ زخم تمہیں کب آیا تھا اور کس کے سامنے آیا تھا؟ میں نے دیکھا ان سوالات سے وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ کوئی 5 روز پہلے کی بات ہے جی، میں کارخانے کی چیزیں ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک چادر میرے اوپر پھسل گئی، اس وقت دکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ صبح صبح کی بات ہے، پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی؟ میں نے خود ہی پٹی باندھ لی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا یہ زخم 4-5 روز پرانا نہیں لگتا، میں تجھے بستی کے سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤں گا اور تیرے آس پاس رہنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا، اگر تیری بات غلط نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، مجھے معاف کر دے جی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تھی، چھیمے، ابھی تک تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں چھت سے بھی لٹکا سکتا ہوں۔ لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، چودھری نیاز سے جی۔ اس نے چاقو نکال لیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارا کرے، اس پر اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی اور چاقو نکال لیا۔ اور تم نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، کیا یہ قتل تم نے زرینہ کے تعاون سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس نے قتل نہیں کیا اور اسے اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے حوالات میں بند کر دیا اور 2 آدمیوں کے ہمراہ خانہ تلاشی کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دکان کی تلاشی لی اور وہاں کام کرنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی، وہاں سے بھی کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کا اگلا حصہ فوراً سے ہی میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ بالکل لائک کریے، کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ آ جاتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیاز کا قاتل کون ہے؟ کیا واقعی اس کی بیوی ہے یا اس کی بیوی نے سلیم کے ساتھ مل کر کوئی مطلب کہ اس کے قتل کو انجام دیا ہے، یا پھر باہر کا کوئی ہے، یا پھر اس کی بہن کا شوہر، یعنی کیا نام تھا اس کا، رفیق نے اسے قتل کیا ہے اپنی بہن پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ لوگ بھی اپنے دماغ کو دوڑائیے۔ آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو جن لوگوں نے نہیں سنی ہے ان لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ بتائیے کہ کیا ہوا ہوگا، اور جن لوگوں نے سن رکھا ہے تو پلیز سن لیجئے۔ اب میں کہاں سے نئی نئی کہانیاں لے کر آؤں، تو پلیز سن لیا کریں، اور تھوڑا سا بھی سن لے تو بھی کافی ہے نا۔ تو ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں، فوراً سے ہی اسے سنیے اور فوراً سے اگلے حصے کی طرف چلے جائیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔